नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पीनल कोड के पिछले वीडियो में हमने आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के 5th चैप्टर जो कि अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण से संबंधित है कि सेक्शन 107 जिसमें कि दुष्प्रेरण की डेफिनेशन बताई गई है पर चर्चा की थी। ई लेक्चर की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सेक्शन 108 की, जिसमें कि अबेटर यानी दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है। एज पर सेक्शन 108, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट which would be an offense if committed by a person capable by law or committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। अर्थात वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति के द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो कि दुष्प्रेरक का है किया जाता। इस प्रकार सेक्शन 108 जो है इसके अनुसार केवल 2 तरीके हैं जिनसे कोई व्यक्ति दुष्प्रेरक बन सकता है। पहला, जब वह किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, और दूसरा, जब वह किसी ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो कि अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ व्यक्ति के द्वारा उसी आशय या ज्ञान से किया जाता जो कि दुष्प्रेरक का है। तो ये जो 2 तरीके यहाँ पे सेक्शन 108 में बताए गए हैं, इनमें से अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करता है तो हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि वह दुष्प्रेरक है। लेकिन जो दुष्प्रेरण की अगर हम बात करें तो दुष्प्रेरण उन 3 तरीकों से में से भी किसी एक तरीके से किया जा सकता है जिन्हें कि सेक्शन 107 में पेंशन किया गया है। अर्थात वहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं, जैसे कि या तो किसी को उकसाने के द्वारा या फिर षड्यंत्र के द्वारा या फिर सहायता के द्वारा, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अतः जब भी कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी तरीके के द्वारा कोई अपराध करता है या अपराध कारित करने का जब भी कोई व्यक्ति बताए गए तरीकों में से, जो कि मैंने आपको बताया सेक्शन 108 में बताए गए हैं 2 तरीके या फिर 3 तरीके जो 107 में बताए गए हैं, उनमें से किसी भी तरीके के द्वारा कोई अपराध कारित करने का दुष्प्रेरण करता है तो वह व्यक्ति क्या होगा? दुष्प्रेरक। और वह उस कंडीशन में भी दुष्प्रेरक होगा जबकि वह कोई अपराध करने का दुष्प्रेरण तो नहीं करता, लेकिन जो 3 तरीके 107 में बताए गए हैं उनमें से किसी भी तरीके से ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जिसे कि यदि विधि के अनुसार अपराध करने के लिए समर्थ व्यक्ति के द्वारा उसी आशय या ज्ञान से किया जाए जो कि दुष्प्रेरक का है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपराध होता। इसीलिए हमें देखते हैं कि जब एक व्यक्ति ए बी दूसरे व्यक्ति बी को सी का मर्डर करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो सेक्शन 108 का जो पहला भाग है उसके अंतर्गत यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि जो ए है वह क्या है? दुष्प्रेरक है, क्योंकि उसने बी को इस चीज़ के लिए दुष्प्रेरित किया है कि वो सी का मर्डर करे, और मर्डर अपने आप में ही एक ऑफेंस या अपराध होता है। तो यहाँ पे उसने चूँकि अपराध करने का दुष्प्रेरण किया है, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 108 के पहले पार्ट के अनुसार वह दुष्प्रेरक कहलाएगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति ए एक 5 साल के बच्चे को जो कि बी है उसको एक थर्ड पर्सन सी की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो यहाँ पे वो सेक्शन 108 के सेकंड पार्ट के अनुसार दुष्प्रेरक कहलाएगा। हालांकि जो शिशु है, जो बच्चा है, उसे सेक्शन 82 यानी सेक्शन 82 का संरक्षण प्राप्त होगा, इसीलिए वो किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ए ने ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण किया है जो कि
अपराध होता यदि वह अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ व्यक्ति के द्वारा उसी आशय या ज्ञान से किया जाता जो कि यहाँ पे दुष्प्रेरक का यानी ए का था। इस तरह से यहाँ पे दोनों बातें हमें समझ में आ गई है कि डायरेक्ट अगर किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया जाए तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 108 के पहले पार्ट को अप्लाई करते हुए हम ये कहेंगे कि जिसने दुष्प्रेरण किया है उस कार्य का वो दुष्प्रेरक है। या फिर सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण नहीं करके ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो कि अपराध तो नहीं है लेकिन वो अपराध उस कंडीशन में होता यदि वो उसी इंटेंशन या नॉलेज के साथ किया जाता जो कि दुष्प्रेरक का था, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में भी जो दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति है उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, दुष्प्रेरक है यानी अबेटर है। अब इस सेक्शन 108 के साथ में 5 स्पष्टीकरण यानी 5 एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहता है द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। अर्थात यदि दुष्प्रेरक किसी ऐसे कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण करता है जिस कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरक स्वयं आबद्ध न हो तो भी वह अपराध की कोटि में आ सकेगा। उदाहरण के लिए एक पति अपनी पत्नी के भरण पोषण करने के लिए बाउंड होता है यानी आबद्ध होता है। यदि वह ऐसा करने में असफल हो तो यह उसके लिए क्या कहलाएगा, एक अवैध लोप है यानी इलीगल ओमिशन है। यदि कोई व्यक्ति एक पति को ऐसा अवैध लोप करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह व्यक्ति यहाँ पे दुष्प्रेरक के रूप में लायबल होगा। हालांकि वह स्वयं उस महिला का पति नहीं होने की वजह से उस महिला का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध नहीं है। यानी यहाँ पे जो दुष्प्रेरक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो खुद किसी कार्य को करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध नहीं है, फिर भी वो किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण करता है तो वहाँ पे वो भी अपराध की कैटेगरी में आ सकेगा। सेकंड इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रेक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। अर्थात दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो वह कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए जिस प्रकार का प्रभाव अपेक्षित हो वह प्रभाव कारित हो। यानी यह जो एक्सप्लेनेशन है यह स्पष्ट करता है कि दुष्प्रेरण का प्रभाव इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं कि दुष्प्रेरण अपने आप में ही अपराध है। इसे हम 2 एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं, जैसा कि जिसमें सी की हत्या करने के लिए बी को ए उकसाता है और बी वहाँ पे वैसा करने से इनकार कर देता है। तो हालांकि ए ने बी को उकसाया कि वो सी का मर्डर करे, लेकिन बी ने मना कर दिया तो उससे यहाँ पे ए की लायबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी, फिर भी यहाँ पे ए मर्डर करने के लिए बी को उकसाने का यानी दुष्प्रेरण का दोषी कहलाएगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन है डी की हत्या करने के लिए ए बी को उकसाता है। बी ऐसी उकसाहट के अनुसरण में डी को विद्ध करता है यानी उसे घायल कर देता है। डी का घाव अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे भले ही डी का घाव अच्छा हो गया, लेकिन चूंकि ए ने बी को उकसाया था इस चीज़ के लिए कि वो डी की हत्या करे, इसलिए यहाँ पे ए हत्या करने के लिए बी को उकसाने का यानी ए के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड एक्सप्लेनेशन की। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ और दैट he should have the same guilty intention or the same knowledge as that of the abater or any guilty intention or knowledge। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। अर्थात दुष्प्रेरित व्यक्ति की विधिक हैसियत दुष्प्रेरक के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालती। अतः दुष्प्रेरित व्यक्ति भले ही विधि के अंतर्गत कोई अपराध कारित करने में असमर्थ भी हो,
तब भी दुष्प्रेरक उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। और इसी तरह से यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित व्यक्ति का दूषित आशय या ज्ञान, यानी उसका गिल्ट इंटेंशन या नॉलेज एक जैसा हो, या फिर दुष्प्रेरित व्यक्ति का कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। उदाहरण के लिए ये भी हो सकता है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य के किए जाने पर वह किसी अपराध के लिए दायी ना हो, क्योंकि उसे कोई प्रतिरक्षा जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या बाल्यावस्था आदि का लाभ प्राप्त हो। लेकिन इससे जो अबेटर होगा यानी दुष्प्रेरक होगा उसके दायित्व में, उसकी लायबिलिटी में कोई कमी नहीं आएगी। इसको एक इलस्ट्रेशन से हम समझ सकते हैं कि एक गिल्टी इंटेंशन से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो कि अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उस अपराध को करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और वही आशय रखता हो जो कि ए का है। यहाँ चाहे वह कार्य किया जाए या न किया जाए, ए अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। अब हम बात करते हैं फोर्थ एक्सप्लेनेशन की। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अर्थात किसी अपराध का दुष्प्रेरण चूँकि अपने आप में ही एक पूर्ण अपराध है, अतः ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। चूँकि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक केवल तभी दायी होगा जब उसने जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया हो वह कारित किया जाए, अतः स्पष्ट है कि दुष्प्रेरण अपने आप में ही एक अपराध है और इसीलिए दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। इसे हम एक इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं जो कि इसी में दिया हुआ है। सी को इलस्ट्रेशन में ये बताया गया है कि ए बी को इस बात के लिए उकसाता है कि वो बी जाकर सी को इस बात के लिए उकसाए कि वो जेड की हत्या करे। बी उस उकसाने के परिणाम स्वरूप जेड की हत्या करने के लिए सी को उकसाता है और बी के उकसाने के परिणाम स्वरूप सी उस अपराध को करता है, यानी सी जाकर जेड की हत्या कर देता है। बी अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और ए ने उस अपराध को करने के लिए बी को उकसाया, क्योंकि यहाँ पे ए ने बी को उकसाया था कि वो जाके सी को उकसाए इस बात के लिए कि सी जाके जेड का मर्डर करे। तो यहाँ पे बी तो अपने एक्ट के लिए, अपने अपराध के लिए अपने आप में हत्या के दंड से दंडनीय होगा, लेकिन ए ने बी को उस अपराध को करने के लिए उकसाया था, इसलिए ए भी उसी सेम दंड से, सेम पनिशमेंट से पनिशेबल है, क्योंकि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होता है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ऑफ सेक्शन 108। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 5 की। इट इज़ नॉट नेसेसरी to the commission of an offense of abatement by conspiracy that the abater should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. अर्थात षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया है। तो यहाँ पे ये जो स्पष्टीकरण है ये इस बात पे बल देता है कि षड्यंत्र के द्वारा जो दुष्प्रेरण का अपराध किया जाता है उसमें इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो व्यक्तियों के बीच के सम्मिलन की है, ना कि प्लानिंग की या योजना की। और इसको समझने के लिए हमें इसी में दिया हुआ एक इलस्ट्रेशन है जिसे समझना होगा। इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि जेड को विष देने के लिए, यानी जेड को पॉइजन देने के लिए ए एक योजना बी के साथ मिलकर बनाता है। यहाँ पे कंसेंसस बन जाती है, यानी एक सहमति हो जाती है कि ए विष देगा किसको, जेड को। बी तब यह वर्णित करते हुए सी को वह प्लानिंग समझा देता है कि कोई थर्ड पर्सन विष देगा जेड को, लेकिन ए का नाम सी को नहीं बताता। सी विष उपाप्त करने के लिए, यानी विष तैयार करने के लिए सहमत हो जाता है
और उसे तैयार करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए बी को हैंडओवर कर देता है। ए यहाँ पे क्या करता है, जाकर के वो विष या पॉइजन जो होता है वो जेड को दे देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेड की डेथ हो जाती है। अब हालांकि यहाँ पे ए और सी ने मिलकर कोई षड्यंत्र नहीं रचा, तो भी यहाँ पर चूंकि सी उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में जेड की हत्या की गई है, इसीलिए सी ने इस सेक्शन में परिभाषित यानी सेक्शन 108 में परिभाषित अपराध किया है, यानी षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का ऑफेंस कमिट किया है, और यहाँ पे वो हत्या के दंड से दंडनीय होगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।